बहुत लोगों के मन में ये है कि ये एक टैबू टॉपिक है। बहुत लोग इसके बारे में ओपनली कॉन्वर्जेशन नहीं करते। इन्फॉर्मेशन चाहिए लेकिन पूछे किससे। Correct. अच्छा, मिलेगी तो इन्फॉर्मेशन क्या आधी अधूरी होगी, या हो सकता है कि हम किसी डॉक्टर से बात नहीं कर रहे, कोई ये कह रहा है कि मुझे 4 बच्चे हैं और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। समाज में एक विचारधारा प्रचलित है कि नहीं मुझे भी लेट कंसीव हुआ था, मेरी मासी को भी लेट कंसीव हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत ही हो जाना चाहिए। इसमें लोग ज़्यादातर अपना वक्त गंवा देते। आपने भी बहुत बार सुना होगा, घर वाले बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था, आजकल पता नहीं कि बच्चे लोगों को क्यों नहीं हो रहे, ट्रीटमेंट मदर ले रहे हैं। तो फिर क्या इसमें उस बच्चे को भी ये थायराइड अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसके भले वो ग्रोथ में हो? कई चांसेस है कि वो जो बच्चा है फीटस इन द वूम, उसको भी सारी चीज़ें शायद अफेक्ट हो सकती हैं। पहले ज़माने से चलते आ रहा है कि लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी वुमेन्स का प्रॉब्लम है, तो क्या ये सच है? अगर मैं इजैकुलेट कर सकता हूँ तो मेरी फर्टिलिटी ठीक है, क्या ये सच है? नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं हीलिंग यंग माइंड्स का अगला पॉडकास्ट। इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन ही नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी भी है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में समाज में चलने वाले मिथ्स, और होम्योपैथी आपको इस इनफर्टिलिटी के केस में किस तरीके से आपकी सहायता कर सकती है। तो आज के इस एपिसोड में मैं डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एमडी होम्योपैथ, हम इनफर्टिलिटी इस टॉपिक पे बात करेंगे। सो आज हमारे साथ है गेस्ट डॉक्टर शिवानी प्रकाश यलमा में एमडी होम्योपैथ है, जो कि ऑरविले मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक के ओनर हैं, और उनको होम्योपैथी फील्ड में गए 15 ईयर्स से और स्पेशली वुमेन वेलनेस के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो आज हम इनके साथ इनफर्टिलिटी इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, और स्वागत है डॉक्टर शिवानी आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू डॉक्टर शैलेश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट ऑफ हीलिंग यंग माइंड्स। सो मैं चाहती हूँ कि हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा ओपन कॉन्वर्जेशन करें, बिकॉज बहुत लोगों के मन में ये है कि ये एक टैबू टॉपिक है। बहुत लोग इसके बारे में ओपनली कॉन्वर्जेशन नहीं करते। तो हमारा ये जो पॉडकास्ट है, दिस विल हेल्प द कपल्स पॉजिटिवली कि वो ज़्यादा और इसके बारे में अवेयर हो। क्योंकि इनफर्टिलिटी ये इस तरीके का टॉपिक है जिसके अंदर ओपन डिस्कशन होता ही नहीं है। मतलब क्या, इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन पूछे किससे। अच्छा, मिलेगी तो इंफॉर्मेशन क्या आधी अधूरी होगी, या हो सकता है कि हम किसी डॉक्टर से बात नहीं कर रहे, कोई ये कह रहा है कि मुझे 4 बच्चे हैं और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन भाई हर एक का केस अलग है, हर एक की स्टोरी अलग है, और इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से ओपनली डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज शेयर हो। क्योंकि हमारा कार्य यही है कि आप तक सही इंफॉर्मेशन साइंटिफिक वे में और इजी वर्ड्स में आप तक पहुंचा सके। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहले हम लोग इनफर्टिलिटी के बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद दैट क्वेश्चंस फर्स्ट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इनफर्टिलिटी का मेडिकली क्या डेफिनेशन है, और एक कपल को कब एग्जैक्टली कंसल्ट करना चाहिए? बेसिक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, इनफर्टिलिटी यानी कोई भी कपल अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप अगर 1 साल के लिए लगभग रखता है फिर भी कंसीव नहीं कर पाता है, तो इस टर्मिनोलॉजी में ये आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अच्छा, दूसरी बात कि अगर मान लीजिए अगर वो कपल 40 अबाव है, तो ये 6 मंथ भी अगर अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप रखते हैं और फिर भी कंसीव नहीं होता है, तो उन्होंने फिजिशियन को विजिट करना चाहिए। लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं कि सोसाइटी में यानी समाज में एक विचारधारा प्रचलित है
कि नहीं नहीं मुझे भी लेट कंसीव हुआ था, मेरी मासी को भी लेट कंसीव हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत ही हो जाना चाहिए। इसमें लोग ज़्यादातर अपना वक्त गवा देते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि क्वाइट इनफ टाइम तक आप कोशिश कर चुके हैं और यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट, तो आपको एक बार फिजिशियन को मिलने में क्या अड़चन है। बिकॉज कंसल्ट करने से अगर कोई दिक्कत है कुछ तकलीफ है, मेडिकल कुछ इश्यूज है, तो उसको क्लियर किया जा सकता है। सो देर करने से बेटर है, और अपने जो प्री एजम्पशंस है या कुछ फिक्स्ड आइडियाज है या कुछ ऐसे थॉट्स है जो ट्रेडिशनल्स है, उससे बेटर आगे बढ़ के एक बार फिजिशियन को विजिट कर लेना चाहिए। राइट, सो यस, यूर राइट, जो भी आपने अभी बताया दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो हर एक कपल को टाइम पे कंसल्ट करना चाहिए और जल्दी कंसल्ट करना चाहिए, ना कि कोई इसमें देरी होनी चाहिए कि हम लोग सोच के बैठे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उसके चक्कर में डिले नहीं करना चाहिए। तो दिस इज एग्जैक्टली राइट। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि इनफर्टिलिटी के केसेस में क्या लाइफस्टाइल एक बड़ा कल्प्रिट है या कोई मेडिकल कंडीशंस भी है जो रोल प्ले करती है इसमें? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आज अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर आईटी प्रोफेशनल्स, या फिर बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या मान लीजिए कि एक कपल में का एक पार्टनर पुणे में रहता है, दूसरा पार्टनर बेंगलोर में रहता है, या कोई ओवरसीज भी वर्क करते हैं। तो एक आज की डेट में ये लाइफस्टाइल, ये वर्ड के अंदर एक ऐसी बात आती है कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे रहे। करेक्ट। तो और हम हमेशा कपल को ये बात बोलते हैं कि योर प्रायोरिटी गोइंग टू डिफाइन योर ओन डेस्टिनी। इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी, यस इट्स रियली ट्रू। अगर आप टाइम देंगे रिश्ते को तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। सो हियर पहली बात यह है कि आपको एज अ कपल टाइम देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक मेडिकल कंडीशंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जैसे ओवर स्ट्रेस है जिसके वजह से उसके बाद फिर वीकनेसेस है, या फिर कोई मेडिकल इश्यूज है जैसे कोई इरेक्शन इजैकुलेशन का इशू है, या सीमेन एनालिसिस में कोई डिफेक्ट है, या फिर डिजायर्स नहीं है, या फिर उस रिश्ते को देने के लिए वो एक घर के अंदर एक एनवायरनमेंट ही नहीं है। तो ये सब चीजें रिश्ते को अफेक्ट करती है, और वो चीजें इनफर्टिलिटी जैसे चीजों को जन्म देता है। सो इन शॉर्ट, अब रही बात के टाइम तो देना ही है, साथ ही साथ अगर उसमें कुछ इश्यूज है उसको करेक्ट करना है। अब और एक नई बात भी है कि आजकल लोगों में आप देखोगे तो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या फिर आउटसाइड फूड इतना खाते हैं क्योंकि उससे सिर्फ वो फैंसी फूड खा रहे हैं लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं है, या फिर एक मेल के अंदर वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उस लेवल के प्रेजेंट नहीं है, ओवरवेट लोग होते जा रहे। फीमेल्स को भी देखेंगे या मेल्स को देखेंगे तो उनकी पर्सनालिटी उस तरीके की एज पर एज नहीं है, तो ये भी दिक्कतें हैं। इसीलिए इस बात पे वैसे तो डिस्कशन बहुत क्यों इम्पोर्टेंट, मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि लोग इन बातों को ऐसा सोचते कि ऐसा तो कुछ नहीं, ये तो चलता है, बट वैसा नहीं है। देखिए एक बात है, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो और उसको कंसिस्टेंटली प्रॉपरली करते हो तो वो आपका आउटकम देता है। एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे ही एक रिश्ते को अगर आप टाइम दोगे तो रिश्ता और आपकी सेहत भी उसी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी और आउटकम देंगे। नहीं तो फिर इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक तो फिर है ही कि जैसे आपने बताया कि मेडिकल कंडीशंस काफ़ी है इसमें और लाइफस्टाइल भी इसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आई हैव ऑल्सो सीन कि जो फीमेल है आजकल वो ज़्यादा वर्किंग है, 9 to 5 जितना मेल वर्क करते हैं सेम लेवल पे वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। सो इसमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी इश्यूज, देन देर आर मैनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो दे आर फेसिंग, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है, जिसके कारण उनको फर्टिलिटी में थोड़ा सा डिग्रेडेशन हो जाता है या फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल हैबिट्स। एंड एक बार शायद अगर हम लोग ये भी सोचते हैं कि अगर उनको ये पता है कि उनको पीसीओडी है या फिर थायराइड है, तो जितना ज़्यादा जल्दी एक मेडिकल नॉन कंडीशन अगर उनके पास है तो वो जितना ज़्यादा जल्दी कंसल्ट करेंगे दैट विल बी मच बेटर फॉर देम कि उनको ज़्यादा जल्दी फर्टिलिटी हो। यस, इन शॉर्ट, मेल हो चाहे फीमेल हो, लाइफस्टाइल भी उतने ही मायने रखता है।
आपका एक्सरसाइज, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका क्वालिटी ऑफ टाइम एज अ बीइंग कपल, ये भी मायने उतने ही रखता है। सो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इनफर्टिलिटी मतलब क्या है कि लाइक देयर आर कम्प्लीटली नो चांसेस, जीरो चांसेस है प्रेगनेंसी रहने के, या फिर कोई उसमें लेवल्स भी होते हैं जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ऐसे कोई स्टेजेस भी होते हैं उसमें? सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनफर्टिलिटी ये ऐसी सिचुएशन है जो कि जिसके अंदर कोई ग्रेड्स नहीं है, क्योंकि अगर मॉडरेट रहेगा तो इतना, या फिर हाई रहेगा तो इतना, या लो रहेगा तो इतना। इसका मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर जो बातें होती, सीधी सी बात है, दो दो लोगों का इसके अंदर रोल है, मेल एंड फीमेल का, एक कपल का। अब ये डिफाइन होगा कि किसके अंदर क्या इश्यूज है, और उसके लेवल पे उसके लेवल डिसाइड कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन एंड रिजल्ट इनफर्टिलिटी है, यही पॉइंट है। सो इसके अंदर मेरी नॉलेज के हिसाब से मायने क्या रखता है, तो मायने रखता है आपका एज, मायने रखता है आपका वेट, मायने रखता है आपका लाइफस्टाइल, मायने रखता है आपका रिलेशनशिप को टाइम, और मायने रखता है कि आपका वो चीज के प्रति कितना आपको डेस्परेट कंसर्न है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कपल्स के अंदर, नहीं कर लेंगे, नहीं हो जाएगा, नहीं अभी तो शादी हुई है, नहीं नहीं बाद में देखेंगे, अभी तो मैं सेटल ही हो रहा हूँ। लेकिन हर चीज का एक वक्त है, और वो उस वक्त में वो चीजें होती है। बिकॉज लाइफ में सेटल होना एक प्रोसेस है, एक टारगेट नहीं है। और वो प्रोसेस में आप इस चीजों को, जो भी है आपका कंसीव करना हो, बाकी की चीजें हो, उसको एक वक्त देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है, ओवर एम्बिशियस बोल सकते हैं, ओवर एंशियस बोल सकते हैं, इनके चक्कर में लोग इन बातों को ही भूल जाते हैं। इसीलिए फिर चांसेस जब 100 रहते तब वो ध्यान नहीं देते, और जब सीवियर हो जाते देन वो कंसर्न होता है, वरी होता है, अरे रे रे डॉक्टर साहब अभी तो 40 क्रॉस होने आया है, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी, अच्छा बच्चा तो रहेगा, अच्छा बच्चा रहेगा तो कुछ उसको बीमारियां तो नहीं आएगी, वो एबनॉर्मल तो नहीं होगा, अच्छा आपका क्या एक्सपीरियंस है। और सवाल पूछो कितने साल हो गए शादी को, 10 साल हो चुके हैं, अच्छा क्या कर रहे थे फिर, नहीं नहीं मैं बाहर था वो जमाने। तो सिचुएशन मेरे हिसाब से माइल्ड मॉडरेट सीवियर नहीं होती, हम उसको सिचुएशन को माइल्ड मॉडरेट सीवियर फेज में लेके चलते हैं। सो ये एक बात है। तो इनफर्टिलिटी ये ऐसा आज के डेट में टॉपिक है, आपने भी बहुत बार सुना होगा, घर वाले बड़े बड़े बुजुर्ग बोलते हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था, आजकल पता नहीं कि बच्चे लोगों को क्यों नहीं हो रहे। 100 बात की एक ही बात है, अपेक्षाएं बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, और उसके वजह से कुछ बातें जो लाइफ के लिए जरूरी है उसको लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, जिस वजह से ये सिचुएशन है। सो हमारा तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा यही एक सबके लिए एक सजेशन है कि जितना आपका करियर जरूरी है उतनी ही आपकी फैमिली जरूरी है, और उतना ही आपकी माता पिता बनने की जो एक इच्छा है वो भी उतनी ही मायने रखती है। क्योंकि रिश्ते को, आपकी चीजों को आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए, और वो भी अच्छा, हेल्दी और परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए सही वक्त पे सही ध्यान, सही विचारधारा और सही कंसल्टेशन भी होना उतना ही मायने रखता है। बिल्कुल। सो एज यू राइटली सेड कि बिल्कुल भी ऐसे जीरो चांसेस नहीं है, इसमें ना कोई इसमें स्टेजेस है, ना बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप कंसीव ही नहीं कर पाओगे। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होप कि आपको हो सकता है बच्चा। सिर्फ ये है कि आपको राइट टाइम पे राइट फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बिल्कुल। सो दैट्स अ ग्रेट आंसर। एंड नाउ आई वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड कि इसमें हमने जैसे अभी फिजिकल कॉजेज देखे, सो लाइफस्टाइल एंड इमोशनल फैक्टर के बारे में मुझे आपके साथ और डिस्कस करना है कि मेंटल स्ट्रेस कैसे अफेक्ट करता है मेल एंड फीमेल बोथ इनफर्टिलिटी में। सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस इज व्हाट, मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्टिजोल सिक्रीशन हाई। स्ट्रेस होना, अगर आप मॉर्निंग में किसी का भी सीरम कॉर्टिजोल का टेस्ट करोगे तो ये आपको हाई मिलेगा। इससे पता चलता है दिस फीमेल और दिस मेल इज हैविंग हाई स्ट्रेस लेवल। बाय डिफॉल्ट है, स्ट्रेस रहेगा तो आपका कॉन्सेंट्रेट आपके ऊपर नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेट उसी थॉट पे रहेगा जिसका आपको स्ट्रेस है, फिर वर्क रिलेटेड हो सकता है या किसी और चीज के प्रति। अब इसके वजह से मेल के अंदर
वो रिलेशनशिप रखने की इच्छा हो, या फिर एक अच्छा कपल में कम्युनिकेशन हो, या एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलपमेंट या बिल्टअप हो, ये दोनों पे असर करेगा। बिकॉज स्ट्रेस में दोनों लोग भी है, मेल को हो चाहे फीमेल को। तो बाय डिफॉल्ट फिर वो करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, सोशल रिलेटेड हो, एज रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, कोई भी हो। लेकिन वही बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रेस को अलग रख के चलिए। आप आपके शॉप में, आपकी कंपनी में है, तो यू आर हाईली डेडिकेटेड फॉर दैट। वैसे ही वंस यू एंटर्ड इन द फैमिली, यू सपोज टू केयर फॉर योर फैमिली मेंबर्स। और जब ये कपल जब इस बात को समझेंगे और इस स्ट्रेस वाले सिचुएशन को अपनी लाइफ में से दूर रखेंगे, जो कि मुश्किल लोगों को लगता है लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए सुबह आप 10 से 8 जॉब पे है, तो आप 10 से 8 जॉब को दे ही रहे हैं ना। 8 बजे के बाद तो आपका फैमिली टाइम है, इसको आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, तब जाके ये स्ट्रेस आपके इनफर्टिलिटी जैसे सिचुएशन को अफेक्ट करेगा। नहीं तो इसकी वजह से ये भी कंडीशन मार्क आपके साथ आएगी। सो इनफर्टिलिटी का स्ट्रेस से बहुत क्लोज रिलेशन है। सो बेसिकली आपका कहना ये है देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो एग्जैक्टली आपको हेल्प करेगा कि कहाँ जाके आपको रुकना चाहिए। एक ओवर एम्बिशियसनेस जैसे हमने डिस्कस किया था, बोथ इन मेल एंड फीमेल देयर इज सीन की ओवर एम्बिशियसनेस है एंड उसकी वजह से वो लोग टाइम नहीं दे पाते। तो इसमें परफेक्ट बैलेंस लेना चाहिए कि कहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ को रुकना चाहिए और कहाँ पे हमारा पर्सनल रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। एब्सोल्युटली। यस। सो हम लोग अगले सवाल पे जाते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि फीमेल में बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे पीसीओडी है, थायराइड डिसऑर्डर्स है। तो ये सारी जो डिसऑर्डर्स है ये कैसे इनफर्टिलिटी पे अफेक्ट करती है? अभी मैंने एक अनुभव किया कि फीमेल पेशेंट्स आते हैं, तो अगर आप उनको ये सवाल पूछो कि आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा, आपका क्या अनुभव रहा, आपने इतने डॉक्टर्स को विजिट किया, तो वो एक ही बात बोलते, डॉक्टर साहब पीसीओडी है ना, इस वजह से कंसीव नहीं हो रहा। मतलब अच्छा, फिर पीरियड्स का क्या? बोले नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पीसीओडी की वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे। लेकिन एट एक्चुअल अगर साइंटिफिक आंसर क्या है, एस्ट्रोजन डेफिशिएंट है, एस्ट्रोजन सही वक्त पे सिक्रेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पीरियड्स ही नहीं आ रहे, या फिर वो एग्स जो ओव्यूलेट होके जो एग्स तैयार हो रहे वो ब्रेक ही नहीं हो रहे, और वो ब्रेक नहीं हो रहे तो वो एग्स कन्वर्ट हो रहे सिस्ट में। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ पीसीओडी और पीसीओएस। अब वैसा ही ये किसके वजह से हुआ? ये हार्मोन की वजह से हुआ। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। वैसे ही अगर एग्स का इशू है फॉर्मेशन का, तो किसकी वजह से होगा? एलएचएफएसएच की वजह से। अच्छा, ब्रेक करने के लिए एस्ट्रोजन बताया। अच्छा, इसके साथ में एग्स का फॉर्मेशन अगर परफेक्ट रहना चाहिए तो एएमएच हाई होना चाहिए, जिसको एंटी मिलेरियन हार्मोन यानी ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं। तो ये हो गया हार्मोन। इससे कंडीशन कौन सी पैदा होती है? तो पीसीओडी। इसके साथ में अगर और एक हार्मोन है थायराइड, जिसकी वजह से हाशिमोटो थायराइडाइटिस जैसा अगर दिक्कत आती है, तो अगेन इट इज गोइंग टू कॉज द इनफर्टिलिटी। साथ ही साथ अगर कुछ कुछ पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि उनका वेट उनके एज और हाइट से ज्यादा है, तो यानी कि उनके अंदर बाकी के हार्मोन से, जैसे प्रोलैक्टिन है, ये हार्मोन्स का मात्रा ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से भी उनको कंसीव होने में दिक्कत आती है। अगेन लैंड अप इनटू द इनफर्टिलिटी। और एक बात है, कुछ पेशेंट्स है फर्स्ट मैरिज हो गई, किसी कारणवश वो ब्रेक हो गई, सेकंड मैरिज 40 to 43 में कर ली, और उसके बाद अगेन दे आर लुकिंग टू हैव किड। अब वो एक तकलीफ है क्योंकि एज आगे बढ़ गया है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें भी सही से करना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो फीमेल के अंदर हार्मोन्स बॉडी को, एज पर्सन को, और पर्सन उसके माइंडसेट को, और इन सब का कैलकुलेशन इन फर्टिलिटी पे, इस तरीके से इसका इक्वेशन बैठता है। तो सबसे बड़ी बात है एज, हार्मोन्स, हार्मोन कॉज कंडीशन, एंड आपका खुद का आपका रिलेशनशिप को टाइप। These are the things which are going to play the role, whether it is a female or whether it is a male. सो एज यू राइटली सेड कि फीमेल में ये पीसीओडी, थायराइड, ये सारी चीज़ें फीमेल इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट करती। पर क्या आप ये सोचते हो कि मेल में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी हो?
एब्सोल्युटली, बिकॉज हम उस एरा में नहीं हैं जहाँ पे ब्लेम गेम करके चैप्टर को क्लोज रफा दफा करते. नो, वी आर हियर टू रिजॉल्व एंड वी आर हियर टू सॉल्व, or we are here to give the solution, not to ask for the excuses and not to look at that point which has been traditionally blaming the female itself only for that condition. No, it's not like that. Means what? मेल के अंदर सीमेन एनालिसिस करेंगे, उसमें एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, अस्थेनोस्पर्मिया, इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर तो इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, उसके बाद हार्मोन्स का इशू, टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी, किसी किसी के अंदर टेस्टिकुलर एट्रोपी, किसी के पास और कोई हार्मोन्स का इशू है, यानी कि मेल के अंदर भी अभी हाशिमोटो थायराइडाइटिस हम देख ही रहे हैं. कुछ मेल के अंदर तो मैंने ये तो यहाँ तक देखा है कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोलैक्टिन तक बढ़ गए, जो कि फीमेल हार्मोन्स है, जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. साथ ही साथ ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओवर थिंकिंग, अलॉन्ग विद दैट कुछ रिलीजियस थॉट्स भी है कि नहीं नहीं मुझ में कोई इशू नहीं है. लेकिन जब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, अचीव प्रेगनेंसी या कंसीव, ये इट्स अ टू वे प्रोसेस, इट्स अ कपल प्रोसेस, इट्स नॉट अ सिंगल पार्टनर प्रोसेस. इसीलिए अगर फीमेल के पास एक्स एक्स ये गुणसूत्र है, वैसे ही मेल के पास एक्स वाई है, तो ये दोनों से मिल के कॉन्ट्रीब्यूट होके कंसीव का प्रोसेस होगा. तो अगर 50% आप फीमेल के पॉइंट देखते हैं या 100% भी देखते हैं, तो उतना ही 100% मेल को भी जज करना उतना ही जरूरी, बिकॉज हमें रिश्ते को खराब नहीं करना. पहली बात, हमको किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करना, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम इस डिजिटल एरा में रहते हैं जहाँ पे हमें सॉल्यूशन के साथ चलना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम के साथ चलना चाहिए. क्योंकि मेरी दादी ने ऐसा कहा और मेरी मासी ने ऐसा कहा, ये कब तक चलेगा ना. आपने एक एजुकेशन लिया तो आप उसके पास इतने साधन हैं कि एक डॉक्टर से मिल सकते. डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप हमें बताइए कि मेरी वाइफ के क्या टेस्ट करने, मेरे क्या टेस्ट करने, आप टेस्ट कीजिए, वी आर हियर टू हेल्प यू. लेकिन हम इसके लिए पहले हमें ये माइंडसेट बदलना है. It's so only part of the female. No, it's not only about the female. It's about the couple. Means it's about the both of you guys. So this is all about the male infertility related. सो शायद आज हमारा ये पॉडकास्ट इसी चीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होगा कि आप दोनों को एज अ कपल आपको कंसल्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ फीमेल को ही ज़्यादा ये करना चाहिए कि नहीं तुम्हारा ही टेस्टिंग करो या हमारे इधर मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आजकल जितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा ये भी हमारे इधर चांसेस है कि मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है. इन शॉर्ट, ओपन माइंडेड रहिए. हाँ, yes. सवाल ये है कि घूम फिर के इसको उसको ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, और वो बस कीजिए अब उन बातों को, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए. ब्लेम करके अचीव क्या करोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यही मैं हमेशा कपल को बोलता हूँ, चलिए ठीक है, इनमें प्रॉब्लम है, इनमें प्रॉब्लम है, नहीं, व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव. झगड़े करके हो चुके हैं, तकलीफें, सोशल स्टिग्मा, घर का एनवायरनमेंट सब डिस्टर्ब हो चुका है. लेट्स हैव टॉक ऑन द सॉल्यूशन. सो Here is a solution. एंड शायद यही एक रीजन भी हो सकता है कि लोग कंसल्ट करने में डिले कर देते हैं. यही बात है, क्योंकि दे आर इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स एंड ब्लेमिंग ईच अदर्स. सो बेटर रिजॉल्व इट. सो जैसे हमने पूरा अभी टॉपिक डिस्कस किया, तो इसके अकॉर्डिंग द कंक्लूजन मेनली इज कि आपको एज अ कपल कंसल्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्लेम गेम करके ये सोचना चाहिए कि ये फीमेल में है या मेल में है इनफर्टिलिटी. एज अ कपल यू हैव टू गो अहेड एंड कंसल्ट विद द डॉक्टर एट द राइट टाइम. तो इससे क्या होगा कि आपको सोल्यूशन ज़्यादा जल्दी मिलेगा. So let's move to the next segment. So Dr. Shivani, just let me know from your side. So do you think so the thyroid and the fertility, they are correlated with each other, and more specifically क्या फिर ये हाइपोथायरॉयड हो चाहे हाइपरथायरॉयड हो, इसके वजह से फिर मेल या फीमेल को फर्टिलिटी या फिर उसके वजह से इनफर्टिलिटी का कंडीशन आ सकता है?
एब्सोल्युटली यस, बिकॉज थायराइड ग्लैंड जो है वो डायरेक्टली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है, चाहे वो हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड हो, फीमेल में ये कॉजेस होते हैं कि बिकॉज ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स उनके पीरियड इरेगुलर होना, ओव्यूलेशन स्किप होना, उसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस एनी विच वेज कम हो जाते हैं। एंड अगर थायराइड डिसऑर्डर मेल में भी है तो वो मेल में भी उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव जो हॉर्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन कम करना, तो उसकी वजह से स्पर्म क्वालिटी कम हो जाना और फीमेल में एग क्वालिटी कम हो जाना। तो यस, ऑब्वियसली थायराइड ऑल्सो अफेक्ट्स द reproductive health of the male and female both. So thyroid plays an important role in So you mean to say that कि if the thyroid is having the role, तो फिर क्या थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू करने से ये इनफर्टिलिटी का इशू है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है? प्रोबेबली द चांसेस आर गुड कि इसमें हमने जो थायराइड है, अगर हम लोग उस एक हार्मोन को बैलेंस कर देते हैं तो बाकी के भी जो है ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन स्टेबलाइज हो जाते हैं। ये एक हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से बाकी के दो और हार्मोन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हम लोग अगर पेशेंट को ऑलरेडी डिटेक्टेड है थायराइड, तो उतना कंट्रोल करने की वजह से बाकी के मेल फीमेल हार्मोन दोनों भी स्टेबलाइज होके देयर आर गुड चांसेस कि आप फर्टिलिटी रख सकते हो। एंड इफ इन केस चलिए कि ट्रीटमेंट मदर ले रहे हैं और फिर वो अगर कंसीव करते हैं तो फिर क्या इसमें उस बच्चे को भी ये थायराइड अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसके भले वो ग्रोथ में हो, चाहे फिर वो थायराइड पास ऑन होने का हो, या चाहे फिर उसकी वजह से और कोई दिक्कतें आनी हो, तो आपका क्या अनुभव है इस बारे में? सो एज पर माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो हमने अभी तक देखा है कि अगर फीमेल को थायराइड है तो उसमें कई कई चांसेस है कि वो जो बच्चा है फीटस इन द वूम, उसको भी कुछ हार्मोनल इश्यूज या उसको डिलेड डेवलपमेंट, वो पैदा होने के बाद बच्चे को डेवलपमेंटल डिलेज है, सारी चीज़ें शायद अफेक्ट हो सकती, नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस वी हैव सीन एंड वी हैव द एक्सपीरियंस कि ये चीज़ें होती है। बिकॉज ये हमारा एक्सपीरियंस भी तो रहा है कि आयोडीन करेक्ट। deficiency causes the affect the mental development of the babies Correct. in the womb as well as after delivery also. Right. पहली बात। दूसरी बात, थायराइड की वजह से डेवलपमेंट बच्चे का, पेट में का बच्चे का वेट कम हो रहा है, या फिर बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर उसके कुछ ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहे, ये भी हमने इश्यूज देखे। ओवरऑल हम यही देख रहे हैं कि थायराइड का इनफर्टिलिटी पे और थायराइड के साथ में अगर कंसीव करने में भी कुछ कंडीशंस है जो अफेक्ट हो सकती है। नॉट नेसेसरी हर एक पेशेंट, नॉट नेसेसरी हर एक कंडीशन, लेकिन हाँ थायराइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंडीशन ऑफ इनफर्टिलिटी। सो बात करते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग के बारे में। सो डॉक्टर शिवानी, फीमेल इनफर्टिलिटी में आपके हिसाब से कौन से प्राइमरी टेस्ट रिकमेंडेड है? सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वन इज़ सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में हमको ये पता चलता है कि उस लेडी को पीसीओडी है या फिर कोई ओवेरियन रिलेटेड इश्यूज है, जैसे ओवरीज की साइज श्रिंक हो रही है या फिर ओवेरी में कोई ट्यूमर है या फिर यूट्राइन भी इश्यूज कोई अगर है तो वो सोनोग्राफी में दिख जाते हैं। सेकेंडली, मूविंग अगेन अहेड टू ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में हम लोग AMH करेंगे जो एग रिजर्व फीमेल का कितना है वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड LHFSH फॉर द ओव्यूलेशन। And next we will move forward with estrogen, progesterone and prolactin. जो फीमेल बॉडी प्री-मेनोपॉजल फेज में जा रही है क्या, वो डिटेक्ट या फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर इरेगुलर, दिस 3 हार्मोन इज गोइंग टू डिसाइड। एंड उसके आगे फिर थायराइड भी टेस्टिंग कर सकते हैं कि पेशेंट अगर हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म में है तो वो भी हम लोग ये भी टेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर थायराइड ग्लैंड पे स्वेलिंग भी है तो उसमें हम लोग थायराइड की सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट दीज आर द रिकमेंडेड टेस्ट इन द केस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। नाउ मूविंग अहेड विद मेल इनफर्टिलिटी, तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि मेल में कौन से टेस्ट है जो मेल के बारे में ये करते हैं? In male infertility, very important testing is semen analysis, where 4 दिन का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखने का और उसके बाद वो जाके सैंपल लैब में देने का, विच हेल्प्स कि सीमेन काउंट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, क्वालिटी क्वांटिटी, ये सब उसमें पता चलता है। साथ ही साथ अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है वो भी पता चलता है। दूसरा टेस्ट है
हार्मोन का टेस्ट जिसके अंदर सीरम टेस्टोस्टेरोन इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसाइड एंड डिफाइन whether that male is having that potential or not. So the testosterone is going to play the role. थर्ड important टेस्ट है कि जैसे जेनेटिक ऐसे करते कभी कभी, क्योंकि अगर क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जैसे कंडीशन है तो वहाँ पे बायोप्सी जैसी भी टेस्ट करनी पड़ेगी. एंड ऑफ द डे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हेरिडेटरी कंडीशन क्या है, ये सब डिफाइन करेंगे आपको फर्दर एनालिसिस के लिए. ये जो हमने टेस्ट बताए, चाहे फीमेल इनफर्टिलिटी के टेस्ट डॉक्टर शिवानी ने बताए या फिर मेल इनफर्टिलिटी के टेस्ट के बारे में मैंने बताया, ये बेसिक टेस्ट है, उतने तो करने ही चाहिए. सो द टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द बोथ द पार्टनर्स. एक अकेले का करके पूरा पिक्चर नहीं होगा, सो आधा ही होगा. सो बेटर गेट द बोथ द पार्टनर इन्वेस्टिगेटेड थरली. जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो पूरा फोकस फीमेल पे चला जाता है, लेकिन कुछ रोल या आधा रोल तो मेल का भी होता है. तो डॉक्टर शिवानी, चलिए इस मिथ्स को समझते हैं और इसके पीछे के फैक्ट्स को क्लियर करते हैं ताकि उस थॉट्स को क्लियरिटी मिले. सो पहला मिथ ये है, और ये पहले ज़माने से चलते आ रहा है, कि लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी वुमेन्स का प्रॉब्लम है. तो क्या सच है कि सिर्फ इनफर्टिलिटी यानी वुमेन से ही रिलेटेड है? सो एब्सोल्युटली नॉट. 50-50 रोल है इसमें, मेल एंड फीमेल बोथ. तो जैसे हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सॉइल एक फीमेल है और सीड उसमें ये मेल है. तो उस सिर्फ सॉइल परफेक्ट होके कोई मतलब नहीं है. जो सीड उसमें हम लोग डालने वाले हैं और जिसका पौधा होने वाले, वो सीड भी उतना ही ज़्यादा नेसेसरी है. तो उसके लिए सीड एंड सॉइल बोथ नीड टू बी परफेक्ट. तो इसमें 50-50 रोल दोनों का है. सो इट इज़ नॉट ओनली फीमेल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, देयर इज रोल ऑफ मेल ऑल्सो. सो डॉक्टर संजीति, दूसरा मिथ तो ये भी है मेल में कि अगर मैं इजैकुलेट कर सकता हूँ तो मेरी फर्टिलिटी ठीक है. क्या ये सच है? बेसिक बात यह है कि इजैकुलेट करना यानी कि क्या, तो इरेक्शन हो रहा है यानी कि मेरी सेक्सुअलिटी ठीक है. मैं इजैकुलेट कर रहा हूँ यानी सीमेन निकल रहा है तो मैं ठीक है. या मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ यानी मेरी स्टैमिना सही है तो मैं फर्टाइल हूँ. ये सिर्फ एक एक्ट के बारे में है, फर्टिलिटी से डिफाइन नहीं होती. यानी कि क्या, कि आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है तो यानी कि आपका सीमेन नॉर्मल आएगा, जरूरी नहीं है. इन शॉर्ट, इनफर्टिलिटी ये जो कॉन्सेप्ट आता है उसके लिए एक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल रिलेशनशिप करना, उसके लिए इरेक्शन होना और उसके लिए इजैकुलेशन होना. लेकिन फर्टिलिटी किस चीज से डिफाइन होती है? सीमेन एनालिसिस से, जिसके अंदर सीमेन का क्वालिटी, सीमेन का क्वांटिटी, सीमेन का उसके अंदर डेड स्पर्म, एक्टिव स्पर्म, उसके बाद हेड का स्पर्म के हेड का कुछ इश्यू है, या फिर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो वो भी उसके अंदर मायने करता है. सो फिजिकल एक्ट परफॉर्म करना यानी कि फर्टिलिटी प्रूव होना मेल की तरफ से ऐसा बिल्कुल ही नहीं है. तो इससे सिर्फ मास्कुलिनिटी प्रूव करके काम नहीं होगा, उससे आपको ये टेस्ट के भी रिजल्ट देखने पड़ेंगे, तभी उसको आप डिफाइन या फिर क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट मिथ, कुछ पेशेंट में हम लोग ये भी देखते हैं मेल पेशेंट में कि अगर वो साइकिलिंग करेंगे या फिर टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है. क्या ये है? मेरे नॉलेज के हिसाब से कुछ हद तक सही है, क्योंकि टाइट क्लोथिंग की वजह से आपके अगर टेस्टिस के ऊपर वगैरह प्रेशर आता है या साइकिलिंग करते समय अगर कुछ इंजरी हो गई टेस्टिस को, तो भी ये दिक्कत हो सकती है. लेकिन हाँ, अगर आप केयरफुल चीज़ें हैंडल करते हो तो एक्सरसाइज ये हमेशा अच्छा ही होता है. लेकिन किसी भी चीज़ का सही तरीके से नहीं करना, ये तो बीमारी कोई भी बना सकता है. तो दैट डजंट मीन कि सिर्फ आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम या टेस्टिस को इंजरी होगी. वो तो हो सकता है कि आप साइकिल के गिरे तो आपके बैक को भी इंजरी हो सकती है. सो ध्यान रखेंगे तो उतना बेहतर ही है. सो डॉक्टर संजीति, मेल में अगला मिथ ये भी है कि उनको लंबे समय तक फर्टिलिटी रहती है या उनकी फर्टिलिटी ज़्यादा जल्दी डिक्रीज नहीं होती. बेसिकली अगर आपने ये ढंग से पढ़ा होगा तो मेन कैन परफॉर्म द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी कि उसके अंदर इरेक्शन इजैकुलेशन का परफॉर्मेंस एंड स्टेज तक रहता है. लेकिन सवाल ये है कि आफ्टर 40s क्या दिक्कतें आती.
जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि इजैकुलेट और एक्ट करने से फर्टिलिटी साबित नहीं होगी, तो आफ्टर 40 सीमेन के क्वालिटी क्वांटिटी में तकलीफात कम हो सकता है। दूसरी बात, इसी में अगर वो क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है तो जेनेटिक अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर वो कुछ ना कुछ इश्यूज जैसे डेवलपमेंटल डिले हो, ऑटिज्म हो, एडीएचडी के आने के चांसेस होते हैं क्योंकि डिलेड कंसीव है। सो एज मायने रखता है एक अच्छा बच्चा होने के लिए, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतना चांसेस है, जरूरी नहीं है, लेट मी क्लियर फर्स्ट, लेकिन हाँ हर इसीलिए कहते हैं हर चीज का एक अपना वक्त होता है। सो बेटर जितना आप 35 के अंदर अगर प्रेगनेंसी या कंसीव प्लान करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। सो डॉक्टर संचेती, जैसे हमने देखा कि फीमेल इनफर्टिलिटी के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स है, पर कुछ कुछ मिथ्स ऐसे भी है जिसमें मेल इनफर्टिलिटी कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसा मिथ है, क्या ये सच है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जरूर है। जैसे अभी कंडीशन है टेस्टोस्टेरोन लो है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो टेस्टोस्टेरोन के लिए सॉल्यूशन है। वेरिकोसील जैसी कंडीशन है जिसमें सीमेन आउट नहीं हो रहा प्रॉपरली, सिर्फ पानी की तरह आ रहा है, उसके लिए सॉल्यूशन है। इसके अलावा इरेक्शन, इजैकुलेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ओवरवेट, हाइपोथायरॉइड, ऐसी भी कंडीशन है जो मेल इनफर्टिलिटी कॉज कर रही है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। बस दिक्कत ये है कि चर्चा में सब कुछ आ रहा है, एक्शन में वो चीजें नहीं दिख रही है। क्योंकि हाल ही का एक एक्सपीरियंस था, एक कपल आया था, देखा मैंने, तो बोले नहीं नहीं इसको तो ओव्यूलेशन के लिए दवाई दे रखी है और उसके बाद ये इंजेक्शन देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, फिर आपके कुछ रिपोर्ट्स करवाए हैं? तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिखाया, बोले नहीं 6 महीने पहले मेरा करवाया था। वैसे इस डॉक्टर के पहले जाने के पहले मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कहा था कि एक बार आपका टेस्ट करो। जब मैंने उनका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट देखा तो ऊपर लिखा था 60 मिलियन स्पर्म, ठीक है, और जब मैं नीचे जा रहा था तब देखा तो इमोटाइल स्पर्म 90%, मोटाइल स्पर्म 10%। अब एक बात बताइए, क्वांटिटी में 60 मिलियन है और यूटिलिटी यानी कि जो काम करने वाले हैं जिसमें मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसका हेड अच्छा होना चाहिए, जिसका डेवलपमेंट सही होना चाहिए और जो पेनिट्रेशन के लिए उतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो 10%। अब सवाल ये आया कि फर्टिलिटी के लिए 15 मिलियन एक्टिव स्पर्म चाहिए, यहाँ पे 10 मिलियन है और डॉक्टर क्या बोले, नहीं नहीं 60 मिलियन है, अच्छा है। सो ये भी एक मिसगाइडेंस होता है, इसको भी हम एड्रेस करते हैं। सो मेल इनफर्टिलिटी का सॉल्यूशन डेफिनेट है। उस मिथ में या उस एक गलत सोच में या विचारधारा में नहीं रहना चाहिए कि इनफर्टिलिटी यानी सिर्फ फीमेल इशू है। नो, देयर इज अ डेफिनेट रोल ऑफ मेल एज वेल। ठीक, सो आज हमने देखा ये मिथ्स एक ट्रीटमेंट नहीं लेने के लिए और उस चीज को डिले करके लाइफ को स्ट्रेसफुल जी के फिर एक इमोशनल फेज में से जाने का कैसा कारण बनते, तो इसीलिए ये मिथ्स को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो बिल्कुल, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो पूरा चेकअप करना दोनों पार्टनर्स का बहुत ज़्यादा और पहला स्टेप होना चाहिए। बिल्कुल सही। सो बिल्कुल डिले ना करे, फिजिशियन से मिले, टेस्ट करवाए और अपने टारगेट के लिए प्रोसीड करें। सो डॉक्टर संचेती, जैसे हमने पहले डिस्कस किया फिजिकल कॉजेस और सब कॉजेस हमने जैसे डिस्कस किए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी सोल्यूशन पे मूव ऑन करते हैं कि होम्योपैथी कैसे हेल्प करता है इनफर्टिलिटी में और हार्मोनल इम्बैलेंस एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होम्योपैथी कैसे वर्क करता है। होम्योपैथी हैज अ होलिस्टिक रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मॉडर्न साइंस या बाकी के साइंस में वो कार्य क्या करते हैं, अच्छा ये दवाई ले लो ओव्यूलेशन के लिए, ये दवाई ले लो एग्स को ब्रेक करने के लिए, अच्छा ऐसा वो ट्रीटमेंट देते। लेकिन होम्योपैथी में होलिस्टिकली का मतलब क्या होता है, मेडिसिन से आपके सिस्टम को बैलेंस करना ताकि वो अच्छे से हर चीज को परफॉर्म करे। फिर वो हार्मोन्स का रोल हो, और फिर वो ये हार्मोन्स का रोल कहाँ पे आएगा, अगर जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से LHFSH आएगा तो ओवरी वहाँ पे एग्स फॉर्मेशन करेगा, एग्स फॉर्मेशन करेगा, 20वें दिन तक एग्स बन के 20 mm का हो जाएगा, तो ईस्ट्रोजन आएगा उसको ब्रेक करेगा। सो
होम्योपैथी हार्मोन पे भी काम करेगा और वही सिस्टम पे आके उसको ब्रेक करके कंसीव करने के लिए हेल्प भी करेगा। मतलब ना कोई इंजेक्शन, ना कोई प्रोसीजर, ना वो ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग, ना वो हैरेसमेंट, वैसी कोई सिचुएशन नहीं। एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ विद द पॉजिटिव सोल्यूशन विथ स्वीट पिल्स, और वो भी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि दे रहे हैं बस और देखेंगे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज हर फिजिशियन का अपना एक अनुभव है और वैसे भी हमें 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है, तो हम इन चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करते। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आपने कहा हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में कौन आएगा? रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन एंड मेनोपॉजल हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो एस्ट्रोजन को दबा देगा, और एस्ट्रोजन सही से है तो वो आपकी इनफर्टिलिटी को बाजू में कर देगा। तो इसी हिसाब से सेम मॉडर्न वे का थॉट प्रोसेस, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होम्योपैथिक वे में। प्लस इसका बेनिफिट ये है कि माइंड, बॉडी एंड सोल पे ये कार्य करेगा। तो ये आपके सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये गोली खा लो तो उल्टी बंद हो जाएगी, ये गोली खा लो तो पेट में का दर्द बंद हो जाएगा। नो, इट विल एक्ट ऑन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अब बात करते हैं कि माइंड पे कैसे, बॉडी पे कैसे। माइंड यानी कि कंसीव ही नहीं हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस है ही, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि घर वाले सवाल पूछ रहे, दोस्तों का सवाल आ रहा है, फ्रेंड्स के बच्चे देख रहे, यहाँ पे अपना खुद का कुछ पता नहीं है, और पीरियड्स आए तो फिर रोना धोना शुरू, तो फिर तो बात तो होगी, और तो उसी को बोलेंगे स्ट्रेस। देन होम्योपैथी है natrum mur aurum met ignatia like medicine which have role on the emotional, sentimental and the stress level. Right. Same way, if we talk about the hormones like thyroid hormone, we have thyroidism, we have CPA, we have fucus vesiculosis. If we talk about the PCOD, we have pulsatilla, we have natrum mur, we have cilicia, we have lachesis. Yes. If we talk about the, आप ये भी बोलते हो कि डॉक्टर साहब आपने तो ये बोल दिया कि हार्मोन्स पे ये है, पीसीओडी पे, लेकिन क्या ट्यूबल ब्लॉक पे आपके पास कोई सॉल्यूशन है? जाने के लोग नहीं बोलते मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है, तो देयर होम्योपैथी हैव ए सॉल्यूशन जिसके अंदर थियोसिनामाइन जैसे दवाइयाँ है जो आपके ट्यूबल ब्लॉक को ठीक करती। अब कुछ तो ऐसे भी आजकल हम पेशेंट देख रहे हैं जिनके अंदर यंग एज में लेडी बोलती है मेरा एमएचसी डाउन है, जिसलिए डॉक्टर ने बोला है आपका ओवेरियन रिजर्व ही नहीं है तो आप कंसीव ही नहीं कर सकते। मतलब आप आपके एग्स जितने जल्दी फ्रीज कर सकते हो उतना अच्छा है, वरना आपको आपके चांस लेने का कोई स्कोप ही नहीं। बट वी हैव दैट काइंड ऑफ केसेस। अब कुछ तो पेशेंट ऐसे भी आते हैं, वो बोलते डॉक्टर साहब मेरा और मेरे हस्बैंड की तो रिपोर्ट अच्छी ही है, फिर भी हमें कंसीव नहीं होता। लेकिन एक बात पता है आपको, रिपोर्ट अच्छे है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट अच्छे होने से नहीं होगा, वो यूट्रस का एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, रिलेशनशिप कौन से टाइम पे कैसा रखना ये भी मायने रखता है, और कौन सी चीज़ें मिसिंग है उन चीज़ों के लिए माइंड, बॉडी, सोल को एनालिसिस करना पड़ता है। जिसलिए होम्योपैथी जाना जाता है कि हम पूरी केस लेते हैं, आपका पास्ट, फैमिली, पर्सनल सब हिस्ट्री हम लेते हैं, जिसके कैलकुलेशन से आपके लाइकिंग्स, आपके डिसलाइकिंग, आपका इमोशनल स्टेट, आपका फिजिकल कंडीशन, आपके स्ट्रेस लेवल, आपका वर्कहॉलिकनेस, आपका काम का कितना आप टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए ये जो अनएक्सप्लेन प्रेगनेंसीज या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो है उसके लिए होम्योपैथी हैज़ अ ग्रेट सॉल्यूशन। अच्छा, ये भी हमने देखा है कि बट ऑब्वियस है ना, समाज में इनफर्टिलिटी हुआ तो नहीं कहाँ गए थे, नहीं आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास गए थे, कहाँ गए थे तो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास गए थे, फिर क्या हुआ, नहीं पैसे तो बहुत गए, फिर नहीं कंसीव अभी तक नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फेल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वही बात थी। क्या उन्होंने आपको पूछा कि आपका कुछ फैमिली स्ट्रेस चल रहा है? क्या उन्होंने पूछा कोई जेनेटिक इश्यू आपके फैमिली में है? कभी उन्होंने देखा कि आपका कंडीशन ऑफ माइंड यानी कि आपका वो स्ट्रेस लेवल कितना है, आप रिलेशनशिप के लिए कितना टाइम दे रहे, आपका वेट का क्या स्टेट है, आपका ओवरी का क्या कंडीशन है, या फिर आपके सिस्टर्स, फैमिली, ब्रदर्स में सबको, बाकी लोगों को बच्चे हैं, या कुछ और बातें हैं? क्योंकि सिर्फ याद रखिए मैकेनिकल प्रोसेस से अगर बच्चे पैदा होते
तो फिर कोई शादी ही नहीं करता। राइट, मतलब वेरी क्लियर है। क्लियर। हाँ, क्योंकि वो एक एक्ट नहीं है, वो एक रिश्ता है, वो एक डेवलप कंडीशन है और एक अच्छे रिश्ते की एक नींव है कि एक बच्चा होना और उसके लिए सही तरीके से कंसीव होना, और सिर्फ कंसीव होके भी फायदा नहीं कि वो हेल्दी होना। अगर 80-80 इंजेक्शन ले लिए हैं और इतनी इतनी सारी दवाइयाँ खा लिए और फिर भी हम बोले नहीं बच्चा तो हेल्दी होगा ना, तो फिर ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि होम्योपैथिक साइंस के अंदर ना कोई सर्जरी है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ना कोई स्टीरॉयड बेस है, ना कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको हम क्रिएट करते हैं, ना कि हम बोलते आप आओ लेप्रोस्कोपी से आपका ट्यूब खोल देंगे। नहीं, इट इज प्योरली एथिकल, परफेक्ट एंड साइंटिफिकली वर्ल्डली एक्सेप्टेड साइंस which is there to help you. So this is how homeopathy is going to help you, and not only in the case of female, in the case of male also. क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक कपल आता है और फिर वो बात करते हैं तो हस्बैंड लेडी को बोलता है तू बता अड़चन क्या है, तू बता, बिकॉज मेल को खराब लगता है। लेकिन हमने क्या किया है, मेल के लिए मेल फिजिशियन है, फीमेल के लिए फीमेल फिजिशियन है, ताकि वो आपको अनकंफर्ट ना महसूस हो। और हमने ये देखा है, इरेक्शन का इशू हो, इजैकुलेशन का इशू हो, सीमेन क्वालिटी का इशू हो, क्वांटिटी का इशू हो, चाहे हार्मोन्स का इशू हो, मेल में वी हैव द बेस्ट सोल्यूशन। इन शॉर्ट, इन डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथी, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे। आप अगर हमारे पेशेंट्स के रिव्यूज देखेंगे, आप उनके अंदर का वो जो उन्होंने बताया है कि हाउ दे कम टू अस, कि 40 एज है और डॉक्टर ने बोला था कि आप नॉर्मल नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, एंड दे डिलीवर अ गुड बेबी एंड इवन दो हेल्दी बेबी। दैट इज व्हाट होम्योपैथी हैज अ रोल। वाओ डॉक्टर संचेती, सो मैंने आपको एक सवाल पूछा और आपने ऑलमोस्ट मेरे सारे सवालों को, और शायद जो ऑडियंस भी है हमारी जो सुनना चाहती थी उनके भी सारे सवालों का आंसर आपने दे दिया। एंड इससे ये कंक्लूजन है कि होम्योपैथी इज नो लेस देन एनी अदर साइंसेस, एंड दैट्स ग्रेट। दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, हमेशा हमने ना एक ही नजरिए से देखने की आदत रखी, क्योंकि हम हमेशा वही करते हैं, अच्छा कंसीव नहीं हो रहा है तो इनके पास जाओ। नहीं, अभी वक्त के हिसाब से हमें भी अपडेट करना चाहिए, क्योंकि बाकी के साइंस भी उतने ही एडवांस हो चुके हैं। और सबसे अहम बात, ना आपको हाथ लगाएंगे, ना आपकी कोई सर्जरी करेंगे, और वो भी रिजल्ट परफेक्ट नेचुरल वे से, होलिस्टिकली। सो इट्स नॉट ओनली द ट्रीटमेंट, इट्स अ लाइफ चेंजिंग थेरेपी। सो डॉक्टर संचेती, लेट्स हैव अ रैपिड क्वेश्चन एंड आंसर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक लाइफस्टाइल हैबिट जो आप चाहते हो कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट बंद करें। जो अपने रिश्ते को नहीं टाइम दे रहे, इस चीज को बंद करे और अपने रिश्ते को टाइम देना शुरू करे। सो डॉक्टर शिवानी, एक ऐसा मिथ जो आप चाहते हैं कि लोग तुरंत भूल जाए। एक ऐसा मिथ कि आप माँ बाप नहीं बन सकते, ये मिथ आप सबको तुरंत भूल जाना चाहिए। मतलब कि आप माँ बाप बन सकते हैं। सो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इनफर्टिलिटी के केसेस में आपके लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या है? इनफर्टिलिटी के केसेस में जब पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब माय यूपीटी इज पॉजिटिव, इससे बेहतर खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। सो डॉक्टर शिवानी, आप यंग स्ट्रगलिंग कपल के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज दूंगी कि सही समय पर सही फिजिशियन को विजिट करें और सही जांच करें ताकि डिले ना हो जाए। बिल्कुल कहीं देर ना हो जाए। यस। दोस्तों, इनफर्टिलिटी एक चैलेंज है, लेकिन ये एंड नहीं है। यही आज हमारे ये पूरे डिस्कशन बातों से आपने समझा होगा। सही ट्रीटमेंट, सही टेस्ट और एक सही इमोशनल सपोर्ट, ये आपको इनफर्टिलिटी के कंडीशन से एक खुशियां देने वाला, एक मदर फादर बनने का एक रास्ता, और उसके बीच में आने वाली चीजों का आज हमने डिस्कशन किया है। तो उम्मीद खत्म नहीं हुई है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं डॉक्टर शिवानी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो आज हमारे पॉडकास्ट में आए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे उन्होंने अपने वैल्यूएबल थॉट्स और इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सो डॉक्टर शिवानी, thank you so much for joining us today.
थैंक यू डॉक्टर संचेती, टू यू एज वेल, कि आपने मुझे इस इतने इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में आज मुझे इनवाइट किया आपने, बिकॉज इस टॉपिक के बारे में काफ़ी सोशल टैबू है और कोई भी ओपन डिस्कशन इसके बारे में नहीं करता। तो आज जो हमने ये डीपर डिस्कशन किया है, आई होप इट क्रिएट्स अ गुड अवेयरनेस इन द ऑडियंस। एंड एक उम्मीद है, आज हमारे पॉडकास्ट में एक उम्मीद के साथ हमने पेशेंट्स को काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बताई है कि ताकि वो उम्मीद ना छोड़े बिल्कुल भी। बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। यस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब अभी मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, मैं चेन्नई में बैठा हूँ, मैं कहीं ओवरसीज बैठा हूँ, तो फिर आपको कैसे कंसल्ट करें? सो इसका भी सोल्यूशन है दोस्तों। रिपोर्ट्स शेयर करें, हमारा व्हाट्सएप का क्लिनिक का नंबर है नीचे, तो उस पर आप कांटेक्ट करें। अगर आपके पास कोई टेस्ट नहीं है, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और असिस्टेंट डॉक्टर्स माई सेल्फ इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या करना है, और आपको दवाई आपके घर तक, wherever you are, we are there to help you with the same method, with that purity and clarity. सो चिंता करने की आवश्यकता अब नहीं रही। सो जस्ट स्टे ट्यून विथ डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ और नीडी पीपल्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि आपकी एक पहल किसी को एक स्माइल चेहरे पे लाने के लिए हेल्प कर सकती है। सो स्टे ट्यून विथ डॉक्टर शैलेश संचेती एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक, पुणे।